इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, कई बार प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में सेलर को ऐसा लगता है एग्रीमेंट करने के बाद, टोकन मनी लेने के बाद, कि मुझसे गलती हो गई है। सेलर को ऐसा लगता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है मैंने इसका सौदा सस्ते रेट में कर दिया। अब मुझे पता चला है कि भाई इस प्रॉपर्टी का रेट तो ज़्यादा है, परंतु मैंने कम अमाउंट में ये प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर डाला। कई बार सेलर के जो बाकी घर वाले होते हैं, पति पत्नी, भाई बहन वगैरह, वो एग्री नहीं करते हैं। कई बार जॉइंट सेलर होते हैं, एक से अधिक के नाम पे प्रॉपर्टी होती है, उसमें से कोई एक सहमत नहीं होता है, और भी अन्य कई कारण हो सकते हैं जिस वजह से सेलर बैकआउट करना चाहते हैं डील से। अब डील से सेलर बैकआउट करना चाहता है तो ठीक है, परंतु जो एग्रीमेंट हमने एज ए बायर उसके साथ बनाया था उसमें क्लोज यूजुअली लिखी होती है कि अगर सेलर बैकआउट करेगा तो जो उसने अर्नेस्ट मनी, बयाना या टोकन मनी लिया है वो उसका डबल पे करेगा। तो कोई ना कोई रिलेवेंट क्लॉज इस बारे में लिखी होती है कि अगर सेलर बैकआउट करेगा तो उसके क्या परिणाम होंगे, और बायर बैकआउट करेगा तो आमतौर पे लिखा रहता है कि बायर ने जो टोकन मनी या अर्नेस्ट मनी दिया है वो फॉरफिट हो जाएगा। अब समस्या यहाँ पैदा होती है कि अगर वो हमारा जो टोकन मनी है उस क्लॉज के हिसाब से डबल दे के, या जो भी क्लॉज है उसके हिसाब से हमें पेमेंट दे के बैकआउट कर रहा है, तब तो ठीक है, लीगली वैलिड है, उसका राइट ऐसा करना। आप ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो जब तक कि वो शर्त का पालन कर रहा है। परंतु समस्या यहाँ पैदा होती है जब सेलर कुछ हथकंडे अपनाते हैं, कुछ ऐसी चालबाजियां या बहाने अपनाता है और वो उस अमाउंट का फॉरफिट, जो टोकन मनी है उसका डबल नहीं देना चाहता, बल्कि या तो सिंपली वो पैसा यूं का यूं हमें रिटर्न कर देना चाहता है, या कई और भी ज्यादा बेईमान होते हैं कुछ लोग, वो उस पैसे को भी रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, हमारी गलती बता के उस पैसे को ही फॉरफिट कर लेना चाहते हैं। और कुछ लोग थोड़े ईमानदार होते हैं, पूरी तरह बेईमान नहीं होते, वो उस पैसे को रिटर्न तो करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत ब्याज भी देना चाहते हैं, पर डबल नहीं देना चाहते। तो ऐसे क्या हथकंडे हैं, ऐसे क्या बहाने हैं, क्या ग्राउंड वो लेते हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, वो कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला ग्राउंड या बहाना जो आमतौर पे लिया जाता है वो ये है कि बायर के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि आप जो मेरा पैसा देना है, आपको मुझे जो सेल कंसिडरेशन पे करना है प्रॉपर्टी का, वो आपने टाइम पे नहीं किया। अब हकीकत ये है, कुछ केसेस में मैंने देखा है कि बायर कह रहा है कि मैं तो सेलर को पैसा देना चाहता हूं, सेलर ही लेना नहीं चाह रहा है, मेरे पास इसका अकाउंट डिटेल नहीं है। जब मैंने शुरू में डील की थी मैंने इसको चेक दिया था, तो मेरे को नहीं पता है कि इसका अकाउंट नंबर क्या है, तो मैं पैसे ट्रांसफर कर नहीं सकता, चेक लेने के लिए आ नहीं रहा, अब मैं करूं तो करूं क्या। तो सेलर जानबूझ के पैसा बायर से नहीं लेता है और बाद में बायर के ऊपर ये एलिगेशन डाल देता है कि आपने पेमेंट मुझे नहीं दी। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक ट्रांजैक्शन आपने की नहीं है और एग्रीमेंट बनना है आपका, तो मेरा ये सुझाव है एग्रीमेंट के अंदर आप सेलर का बैंक अकाउंट डिटेल भी लिखवा ले कि पेमेंट इस अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और सेलर इस अकाउंट को बंद नहीं करेगा जब तक डील क्लोज नहीं हो जाएगी, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगी। और अगर बंद करेगा तो दूसरा अकाउंट बताएगा, अगर बंद करता है तो उसका ब्रीच, उसका डिफॉल्ट माना जाएगा, तो उससे ऐसी सिचुएशन कभी भी पैदा नहीं होगी। खैर, अब पैदा हो ही गई है और आपने ऐसा कुछ लिखा नहीं है और आपके पास उसका अकाउंट नंबर नहीं है, तो आप अपने वकील के माध्यम से उसको नोटिस भेज सकते हो उसी एड्रेस पे, उसी व्हाट्सएप नंबर पे, उसी मेल आईडी पे जो कि डिस्क्लोज होंगे एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, वहाँ पे एड्रेस मेंशन होता है। और मैं तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी मेंशन करने की सलाह देता हूँ ताकि उन पे नोटिस भेजे जा सकें। तो वहाँ पर आप भेज सकते हो, साथ में चेक बना के भी भेज सकते हो आप, और या चेक बना के नहीं भी भेजना उस नोटिस के साथ, तो नोटिस भिजवा सकते हो कि हम पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, आप अपना अकाउंट डिटेल हमें मेंशन करके भेजिए, रिवर्ट करके भेजिए। अगर वो रिप्लाई नहीं भी करता है तो बाद में वो कोर्ट में ये ग्राउंड नहीं ले पाएगा कि आप पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, जिस दिन आप उसे ये नोटिस भेजें कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, उस दिन आपके बैंक अकाउंट में अगर बैंक स्टेटमेंट आपके निकाली जाए तो उतना पैसा वहां पे पड़ा होना चाहिए आपके बैंक में, क्योंकि कोर्ट में वो एविडेंस के रूप में फिर जमा करना पड़ेगा। दूसरा ग्राउंड ऐसा ही कुछ मिलता जुलता मैंने देखा कई बार,
बायर बैंक लोन अप्लाई करता है और सिविल में कुछ इश्यू होता है और बैंक लोन नहीं हो पाता, लोन रिजेक्ट हो जाता है, बायर को लोन नहीं मिल पाता और सेलर को पता चल जाता है कि इसका लोन रिजेक्ट हो गया, इसे लोन नहीं मिल रहा है। तो रजिस्ट्री डेट आई भी नहीं होती, टाइम पूरा हुआ भी नहीं होता एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से, तो बायर पहले ही ये कहने लग जाता है कि आपका क्योंकि लोन रिजेक्ट हो गया, आपको बैंक लोन नहीं मिल रहा है, तो आपके पास पैसे नहीं है, आपने ब्रीच कर दिया है टर्म्स का, अब आप मेरे पैसे नहीं दे पाओगे। किस्म से ये एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मेरे को ऐसा पता चल गया कि आपके पास ऐसे है ही नहीं, तो मैं तब तक क्यों वेट करूं उस तारीख तक कि आप मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। तो आप उसमें यही डिफेंस ले सकते हैं कि भाई पहली बात तो ये है कि अगर एक बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा बैंक आपको लोन ना दे। तरह तरह की हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, तरह तरह की एनबीएफसीज हैं, बहुत रिलैक्स पैरामीटर्स वाली भी कंपनीज हैं जो कि खराब सिविल के बाद भी लोन दे देती हैं, हालांकि उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होते हैं। तो आप यही कह सकते हैं कि मैं बैंक लोन चाहे इस बैंक से लूँ या किसी और दूसरे छोटे मोटे बैंक से लूँ, परंतु आपका पैसा आपको एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से टाइम से मिलेगा। इसलिए अगर मेरा बैंक लोन रिजेक्ट हो गया है तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इस चीज़ का इंतजार कीजिए कि मैं रजिस्ट्री वाले दिन जो टाइम मैंने फिक्स कर रखा है पेमेंट का, जिस जिस दिन मैं दूंगा उस दिन मैं आपको दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, चाहे मैं रिश्तेदारों से उधार लेके दूं, चाहे मैं बैंक से लोन लेके दूं। थर्ड ग्राउंड कई बार सेलर द्वारा ये लिया जाता है कि ये जो एग्रीमेंट टू सेल है ये रजिस्टर्ड नहीं है और एज पर लॉ रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से अगर संपत्ति को खरीदने बेचने का एग्रीमेंट है तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो लीगली वैलिड होगा। ऐसा कई बार वकील साहब जो नोटिस भेजते हैं उसमें लिखा होता है। तो इसमें आप ये डिफेंस ले सकते हो कि बहुत सारे जजमेंट्स हैं इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, कि जहाँ पे अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं भी है फिर भी दोनों पार्टी अगर मान रही है कि ये एग्जीक्यूट हुआ था, ये मेरे साइन हैं, तो वो एक वैलिड एविडेंस के रूप में कोर्ट में एडमिसिबल होगा, कोर्ट उसे एविडेंस के रूप में मानेगी। और जस्ट बिकॉज वो रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए उसके अंदर लिखी गई सारी बातें अनलॉफुल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। फोर्थ बहाना है कि भाई बायर हमें जबरदस्ती कैश दे रहा है। आपने एग्रीमेंट तो कर लिया, कैश की डीलिंग की बात भी हो गई, अब वो तो कैंसिल करना चाह रहा है, तो वो अपने वकील से नोटिस भिजवा रहा है कि भाई आप मेरे क्लाइंट को जबरदस्ती कैश लेने के लिए मजबूर कर रहे हो और ये इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन है। प्रॉपर्टी लेन देन में किसी भी तरह का कैश लेन देन करना अनलॉफुल है, ये ब्लैक मनी है और मेरा क्लाइंट तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो कोई गैर कानूनी काम करना नहीं चाहता, तो इसलिए आप पूरा पैसा हमें वाइट का दे, 1 नंबर का दे, बैंक अकाउंट में दे। अब देखिए प्रैक्टिकल बात तो ये है कि भाई आपकी उससे बातचीत हुई थी जब एग्रीमेंट बन रहा था कि कितना आप कैश देंगे या कितना वो कैश ले रहा। अब आप कैश दे रहे थे या वो कैश मांग रहा था, मैं उस डिस्कशन में नहीं जा रहा, परंतु आप दोनों के बीच में म्यूचुअल सहमति हुई थी कि इतना पार्ट कैश में रहेगा और इतना पार्ट चेक से रहेगा। अब वो जानबूझ के ब्लेम आपके ऊपर शिफ्ट कर रहा है, उसको पता है कि आपके पास इतने पैसे बैंक अकाउंट में नहीं है और आपके पास कैश कंपोनेंट है जो आप उसे देना चाहते हो, इसलिए वो बैकआउट कर रहा है। तो अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ही, मैंने एक अलग से एक वीडियो भी बना रखा है, कच्चा एग्रीमेंट पक्का एग्रीमेंट प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में कैश डीलिंग, उसमें मैंने विस्तार से इस बारे में चर्चा की है। पर अब जो भी एग्रीमेंट है आप उस पे आपके पास 2 ही उपाय हैं, या तो आपने राइटिंग में ये बातें लिख रखी हो एग्रीमेंट के अंदर, तो आप ये कह सकते हो कि मैं जबरदस्ती नहीं दे रहा था, या हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और एग्रीमेंट था इस बात पे। और दूसरा, अगर आपके पास अभी भी वाइट का पैसा है तो आप कैश अगर हटा सकते हो डील में से तो कैश को हटा दो और आप उसको रिप्लाई करो, कोई बात नहीं, हम आपको कैश नहीं दे रहे, आपको अगर अकाउंट में पैसे चाहिए तो हम अकाउंट में देने के लिए तैयार हैं। फिफ्थ जो एक बहाना हथकंडा सेलर द्वारा अपनाया जाता है जानबूझ के, कई बार प्रॉपर्टी 2 लोगों के या 3 लोगों के या 4 लोगों के नाम पे होती है, परंतु आपने एज ए बायर इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और भले ही एग्रीमेंट में उन चारों ओनर्स के नाम लिखे हुए हों, परंतु आपने साइन सिर्फ किसी एक से करवा लिए या किसी 2 से करवा लिए, बाकी जो ज्वाइंट ओनर थे उन्होंने साइन नहीं किए। अब वो ये कह रहे हैं कि बाकी ज्वाइंट ओनर नहीं मान रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर एग्रीमेंट टू सेल बनाते समय आप एक क्लोज लिखते
कि सेलर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो ये नौबत ना आती, वो एक ग्राउंड ना ले पाता। इस क्लोज का सरल भाषा में मतलब है कि जितने भी सेलर हैं वो मिलजुल के और अलग अलग रूप से भी इस एग्रीमेंट में जो भी बात कही गई है, जो भी जिम्मेदारी उनकी बताई गई है कि वो रजिस्ट्री करवाएंगे, वो सब जॉइंटली भी लायबल है और अलग अलग रूप से भी लायबल है। तो अगर उसमें से किसी एक ने भी साइन किया है तो वो अलग रूप से भी लायबल है इस चीज के लिए। अब ये तो उनकी परिवार में आपस में मिली भगत हुई कि भाई तुम नोटिस भेज दो कि मैं तैयार नहीं हूं, और जानबूझ के उन्होंने एग्रीमेंट पे सभी के साइन नहीं कराए। तो पहली सावधानी तो आपको यही रखनी होती कि आपको सभी लोगों के साइन कराने होते हैं। खैर, अब वो सावधानी नहीं रखी, आपने सबके साइन नहीं कराए उस एग्रीमेंट पे और अब वो ऐसा कह रहा है, तो आप उसको रिप्लाई में यही कह सकते हो कि जो एग्रीमेंट किसी एक सेलर ने जो साइन किया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी लायबिलिटी आप उसके ऊपर डाल सकते हो। और कोर्ट में भी आप अगर इसी ग्राउंड को लेके जाओगे कि इस एक बंदे ने साइन किया था और ये लायबल है, बाकी इसने ये रिप्रेजेंट किया था ओरली कि जो बाकी सेलर हैं, जो दूसरे सेलर हैं, वो इसके फैमिली मेंबर्स हैं और इसके पास अथॉरिटी है उनके बिहाफ पे डील करने की। तो कोर्ट में ये जो दलील है आपकी, ये वैलिड होगी, कोर्ट इस बात को सुनेगी। सिक्स्थ, फेक ग्राउंड कई बार जो सेलर क्रिएट करते हैं डील को कैंसिल करने के लिए, वो जानबूझ के मान लो आपकी रजिस्ट्री डेट है फॉर एग्जांपल 31 मार्च जो एग्रीमेंट में लिख रखी है, परंतु वो जानबूझ के ऐसा नोटिस भेज देंगे कि भाई 20 मार्च को मेरा क्लाइंट रजिस्ट्रार ऑफिस में गया था रजिस्ट्री करवाने, पर आप वहां उस दिन पैसे लेके नहीं आए। अब आप सोच रहे हो यार 20 मार्च की तो डेट ही नहीं थी, डेट तो 31 मार्च की थी। तो उसका कहना यह है, सेलर का झूठ कहना कि भाई हमने आपस में तय की थी कि 20 मार्च को हम रजिस्ट्री कराने आएंगे और आपके कहे अनुसार मैं 20 मार्च को इतने बजे रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचा था, वहां जाके वो अपनी अटेंडेंस भी लगवा लेगा सेलर, और आप वहां पे उस दिन बैलेंस पैसे लेके नहीं आए, इसलिए हम ये डील कैंसिल कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें एक सावधानी तो एग्रीमेंट बनाते समय यही लिखनी चाहिए कि जब हम लिखते हैं कि रजिस्ट्री इतनी तारीख को इससे पहले करवाई जाएगी, तो हम एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि अगर उससे पहले रजिस्ट्री का डेट मुकर्रर होगा तो राइटिंग में सेलर और बायर के बीच में कम्युनिकेशन होगा, रिटर्न कम्युनिकेशन होगा कि किस तारीख को कितने बजे कहाँ पर आना है। वो भले ही व्हाट्सएप पे हो, भले ही ईमेल पे हो, भले ही रिटर्न नोटिस के द्वारा हो एक दूसरे को, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि रजिस्ट्री का दिन कौन सा है और कितने बजे कहाँ पर आना है। अब ऐसा तो कुछ एग्रीमेंट में आमतौर पे लिखा होता नहीं है, और आप ये कह रहे हो कि जो उसने प्रायर डेट कर दी रजिस्ट्री की, ऐसी कोई डेट भी तय नहीं हुई थी, तो आप इसका जवाब यही दे सकते हो कि अगर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है उसके पास कि ये सब जो आप कह रहे हो कि इतनी तारीख को रजिस्ट्री तय हुई थी, ये सब झूठ है, आप मनगढ़ंत बातें लिख रहे हैं। एज पर एग्रीमेंट लास्ट डेट रजिस्ट्री की ये है और मेरे पास पैसे तैयार हैं या मैं उस दिन तक तैयार कर लूंगा, और इतनी तारीख को आप आइए और इतने बजे मैं वहां पहुंचूंगा और आप रजिस्ट्री कराइए। जो डेट आप बता रहे हैं ऐसी कोई भी डेट हम दोनों के बीच में कभी भी तय नहीं हुई थी। इन सब बातों के अलावा भी और भी कई झूठे सच्चे बहाने हो सकते हैं सेलर के, जिससे वो डील को बैकआउट करना चाहे। ऐसी स्थिति में यदि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हो और उसके ऊपर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करते हो कि इस एग्रीमेंट को लागू करवाया जाए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एग्रीमेंट है, मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, रजिस्ट्री डेट तक मुझे पैसे देने थे, मेरे अकाउंट में पैसे थे, मैं देने के लिए तैयार था, आज भी देने के लिए तैयार हूँ, और सेलर ने जो नोटिस भेजा है या ये जो डील से बैकआउट कर रहा है ये अनलॉफुल है, और साथ में इसके साथ एक स्टे एप्लीकेशन भी लगाएंगे कि इस प्रॉपर्टी पे स्टे लगाया जाए कि जब तक ये मुकदमा चल रहा है कोर्ट इस मैटर को डिसाइड नहीं कर देती तब तक सामने वाले को रोका जाए कि इस प्रॉपर्टी को ना किसी को बेच पाए, ना किसी और के साथ एग्रीमेंट कर पाए, ना किराए पे चढ़ा पाए, ना किसी तरह से डैमेज कर पाए। तो ये जो मुकदमा होता है, अगर आपने वाकई कोई डिफॉल्ट नहीं किया और आप प्रूव कर सकते हो पेपर पे कि आपका कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो बहुत हैवीली बायर के फेवर में होता है। ये बायर के जीतने के चांस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और स्टे मिलने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और सेलर ये नहीं चाहेगा कि उसकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो, कोर्ट में स्टे लगे,
क्योंकि इससे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी और इस मुकदमे के जीतने के चांस भी आपके ज़्यादा हैं। तो इन सब बातों को अगर आप एग्रीमेंट बनाते समय ही ध्यान से इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बाद में ये जो पॉसिबल फ्रॉड्स, फेक एलिगेशंस और बहाने हैं वो लेने का सेलर को मौका ही नहीं मिलेगा।